नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस और आज हमारी 11वीं क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पहली यूनिट हमारी पूरी हो चुकी थी। यहाँ दूसरी यूनिट में जो हमारा सिलेबस था मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल है, जिनका हमें राजनीतिक इतिहास पढ़ना था, पढ़ लिया, प्रशासन पढ़ना था, पढ़ लिया, और अब इनका पढ़ना है हमें भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का जो भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान रहा है, और बिल्कुल सामान्य सी भाषा में हम समझें इसको तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है भारतीय संस्कृति के अंदर मौर्य साम्राज्य का योगदान, यानी कि मौर्य काल की जो कला और संस्कृति है उसका अध्ययन हमें करना है इन सिंपल लैंग्वेज। तो देखिएगा, क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, मौर्य काल का भारतीय संस्कृति के प्रति क्या योगदान रहा है। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है, एक तो हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के दौरान नगर निर्माण के विषय में, राजप्रसाद यानी महलों के विषय में, स्तंभ के विषय में, गुहा विहार के विषय में, शिलालेखों के विषय में, मूर्तिकला के विषय में, नाट्यकला के विषय में, चित्रकला के विषय में, मौर्यकालीन साहित्य को भी देखेंगे, और उसके अंत में एक छोटे से टॉपिक अशोक के शिलालेख के विषय में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें मौर्य काल की संस्कृति के प्रति योगदान के बारे में पढ़नी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें नगर निर्माण की कि उस समय नगर निर्माण किस प्रकार का हुआ था, क्या विशेष योगदान थी, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र स्वयं अपने आप में एक बहुत ही विशाल नगर हुआ करता था। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वो एक विशाल नगर हुआ करता था, और ये कैसा बना हुआ था, समानांतर चतुर्भुज के आकार का बना हुआ था। समानांतर चतुर्भुज आप जानते होंगे इस प्रकार का होता है, समानांतर चतुर्भुज के आकार का बना हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, पाटलिपुत्र के महलों के जो अवशेष है वो कुम्हरार और बुलंदीबाग जो है उसके समीप हमें प्राप्त होते हैं पाटलिपुत्र में ही। और अशोक, इसके अलावा देखिएगा, अशोक जो है, अशोक ने कश्मीर के अंदर श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, देखिएगा, कश्मीर में कौन सा बसाया, अशोक ने कौन कौन से नगर बसाए, एक तो श्रीनगर को कश्मीर में, और नेपाल में कौन सा नगर बसाया था, ललित पाटन नामक नगर को बसाने का कार्य अशोक के द्वारा किया गया था। और इसने भी पाटलिपुत्र के भवनों को खूब सुसज्जित किया था, इसने भी बहुत सारे भवन बनवाए थे। नगर के चारों ओर इसने एक ऊंची दीवार और गहरी खाई सुरक्षा के लिए भी बनवाई थी। इसमें इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ हमें याद रखनी है कि एक तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र है। दूसरा हमें याद रखना है कि अशोक जो है उसने कश्मीर में श्रीनगर को और नेपाल में ललित पाटन को बसाया था। दोस्तों, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। राजप्रसाद यानी महलों की अगर हम बात करें तो राजप्रसाद यानी उस समय के जो महल हैं वो अत्यंत ही भव्य हुआ करते थे, विशाल हुआ करते थे और सुंदर हुआ करते थे। राजप्रसादों की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका राजप्रसाद पाटलिपुत्र के उद्यान के बीच में विशाल और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राजप्रसाद बनवाया उसके लिए मेगस्थनीज ने क्या कहा है, मेगस्थनीज ने कहा कि यह राजप्रसाद सुसा और एकबतना, ये दोनों बहुत ही सुंदर महल हुआ करते थे। दोस्तों, उसने ये कहा कि मौर्यकालीन चंद्रगुप्त का जो महल है वो सुसा और एकबतना के जो महल थे उनसे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये स्टेटमेंट दे करके कि ये किसके लिए कहा गया है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के महलों के लिए कहा गया है। दोस्तों, इसी प्रकार से अशोक ने भी पाटलिपुत्र में बहुत सुंदर राजप्रसाद बनवाए, सभा भवन का विस्तार करवाया, और अशोक के महलों के लिए फायान ने कहा, यहाँ पर देखिएगा जो मेगस्थनीज है ना उसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा, और फायान ने जो कहा अशोक के लिए कहा, उसने कहा कि ये जो प्रासाद है ये मानव कृति नहीं है, यानी मानवों के द्वारा बनाया हुआ नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा बनाया हुआ महसूस होता है। तो फायान ने देखा उस समय कि अशोक के जो महल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनको देख करके ये लगता है कि ये किसी मानव के बनाए हुए नहीं हो सकते हैं बल्कि किसी देवों के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपसे स्टेटमेंट ही पूछा जा सकता है ये किसके लिए कहा गया है।
प्रसाद के जो स्तंभ हैं वो पत्थरों से बने हुए होते थे, उनके ऊपर सुंदर उकेरन और चित्र भी बने हुए हुआ करते थे। तो देखिएगा ये कोई विशेष बातें नहीं होती, महल होंगे, छत भी होंगी, उनके स्तंभ भी होंगे, आंगन भी होगा, सब कुछ होगा, एक एक चीज़ को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हमें सिर्फ ये समझना है कि राजप्रसाद कैसे थे, बहुत ही विशालकाय और सुंदर हुआ करते थे, इतने सुंदर कि उनका वर्णन मेगास्थनीज और जो हमारे फायान है उनके द्वारा भी इनके विषय में कुछ कहा गया है। मेगास्थनीज ने तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा है और फायान ने अशोक के महलों के लिए कहा है। दोस्तों फायान के वृत्तांत से ही हमें पता चलता है कि अशोक के समय इस भवन का विस्तार हुआ था। इसके बाद में दोस्तों हम तीसरे चरण में बात करें स्तंभों के विषय में। स्तंभ यानी खंभा सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं। और स्तंभ जो है मौर्य काल के, अगर आप कहें कि सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है, तो स्तंभों के रूप में ही जाना जाता है। दोस्तों क्योंकि अशोक के शिलालेख और स्तंभ जो हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अशोक के कुल 17 स्तंभ हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें बहुत सारी धम्म लिपियाँ, क्योंकि अशोक ने धम्म का पालन किया था, तो ये हमें लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, सारनाथ, बाबरू आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किस पत्थर के बने हुए होते थे दोस्तों? तो ये बलुआ पत्थर के बने हुए होते थे, जो चुनार बनारस के खानों से पत्थरों को काट कर निकाल कर शिल्पकला में इन एकाश्म पत्थरों, एकाश्म यानी एक ही पत्थर से बने हुए, को तराश कर वर्तमान रूप देना, देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना शिल्पकला और इंजीनियरिंग कौशल का अनोखा उदाहरण। देखिएगा ये क्या कहना चाहता है कि एक तो जो अशोक के स्तंभ बने हुए हैं वो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, चुनार के खानों से इनको देखिए लाया गया। लेकिन अगर इसकी पूरे निर्माण कला को देखें, एक तो ये एकाश्म पत्थर यानी एक पत्थर से बने हुए, फिर इतनी दूर से ये लाए गए, किस प्रकार से तराशे गए, जिसके विभिन्न भागों में पहुंचाए गए, तो इसके आधार पर ये देखते हुए कितनी शानदार इनकी शिल्पकला रही होगी और इनका इंजीनियरिंग कौशल भी कितना शानदार रहा होगा कि इन्होंने यहाँ तक इसको किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया होगा। दोस्तों भारत में स्तंभों के निर्माण की परंपरा का ऐतिहासिक जो आरंभ है सम्राट अशोक के एकाश्म स्तंभों से ही माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में स्तंभों का निर्माण की परंपरा जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो अशोक के काल से ही हम उसे स्वीकार करते हैं। दोस्तों बौद्ध अनुश्रुति की अगर हम माने तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हालांकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें मान लेनी चाहिए, बहुत सारे बनवाए थे इन्होंने। अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों में बहुत सारे स्तूप बनाए, इनमें से सांची, सारनाथ, बरहुत के जो स्तूप हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों अवेनसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु इनमें स्तूपों को देखा और इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा है सांची का स्तूप जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। दोस्तों इस स्तूप की बाड़ और इसके तोरण द्वारों की कला बड़ी ही आकर्षक है, सजीव है। शुंगों के समय सांची स्तूप का विस्तार हुआ। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट स्तूप कौन सा है हमारा? सांची का स्तूप है। बखिरा या किल्हुआ स्तंभ वैशाली के ही निकट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंह शीर्षक युक्त स्तंभ की ऊंचाई फायान ने 50 फीट बताई है। थोड़ा और इसका अपने विस्तार देख लेते हैं स्तंभ निर्माण कला का। भारत में सबसे पहले अगर स्तंभों का निर्माण किसी ने करवाया था तो वो अशोक के समय इसका प्रारंभ हुआ। स्तंभों के शीर्ष पर मूर्तियां बनी हुआ करती थी। दोस्तों अगर हम स्तंभ निर्माण कला की विशेषताओं की बात करें तो स्तंभ जो होगा उसके मतलब इस तरह का अगर कोई स्तंभ बना हुआ है तो इसके ऊपर कोई ना कोई मूर्ति आपको देखने को मिलती है। और कौन कौन सी मूर्तियां हैं इनको देखें तो सबसे पहले हमने अभी यही कहा सबसे इम्पोर्टेंट है, सांची के अंदर 4 सिंह हमें देखने को मिलते हैं। सारनाथ में 1 सिंह की मूर्ति है। वैशाली में 1 सिंह की मूर्ति है। वैशाली बिहार में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में है। और रामपुरवा बिहार में 1 सिंह की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। रामपुरवा कर लीजिएगा इसको। रामपुरवा बिहार के अंदर 1 बैल की मूर्ति है। संकीसा उत्तर प्रदेश में 1 हाथी। तो यहाँ से कई बार एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 हाथी की मूर्ति कौन से शिलालेख में है या कौन से स्तंभ में है, बैल की मूर्ति कौन से स्तंभ में है, सांची में कितने सिंह हैं, इस तरह के प्रश्न हमारे यहाँ आते हैं दोस्तों, तो इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगर सारनाथ स्तंभ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से स्तंभ की, सारनाथ स्तंभ की, जो कहाँ का है? सारनाथ स्तंभ उत्तर प्रदेश का है, जिसमें 1 सिंह की मूर्ति है। तो इसका शिरोभाग जो है यानी ऊपरी भाग जो है वो सर्वाधिक अलंकृत है, सबसे ज़्यादा इसमें डिजाइन बनी हुई है।
इसके शीर्ष पर आक्रामक मुद्रा में 4 सिंह की मूर्तियां हैं जो पीठ सटाए बैठी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जॉन मार्शल इन्हें तत्कालीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां मानते हैं। मूर्तियों का आधार पीठिका पर हमें 4 चक्र पशु अंकित देखने को मिलते हैं। और पशु कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में इससे पूछ सकता है एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा पशु इसमें अंकित नहीं है। हाथी, घोड़ा, बैल और गाय दे दे, है ना, या हाथी, बैल, सिंह और गाय दे दे, तो इस प्रकार से भी वो दे सकता है। शिरोभाग अवांगमुखी कमल पर यानी उल्टे कमल पर दिखाया गया है दोस्तों। स्तंभ का मध्य भाग सबसे बड़ा होता था और चिकना भाग है। पत्थर को चिकना करने की कला का विकास भी सबसे पहले अशोक ने ही किया था दोस्तों। स्तंभ पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर उसके बाद में हम बात करें सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, इसे महास्तूप भी कहा गया। सांची का प्राचीन नाम काकनाद वाट में देखने को मिलता है। इसका निर्माण अशोक की रानी और विदिशा की राजकुमारी की देवी, जो विदिशा की राजकुमारी थी देवी, उनके निर्देशन में करवाया गया था। इसका पता 1818 में रॉयलट ने लगवाया। जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका जीर्णोद्धार भी किया गया था। 1989 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया दोस्तों। ये सांची का स्तूप है, यहाँ आप देख सकते हैं। सांची के स्तूप की अगर हम बात करें, इसे महास्तूप कहा जाता है और इसका निर्माण अशोक की रानी और विदिशा की राजकुमारी देवी के निर्देशन में हुआ। 1818 में रॉयलट ने इसका पता लगाया था। ये है हमारा सांची का स्तूप, देख सकते हैं आप कितना शानदार बना हुआ है, कितना विशाल है, इसीलिए हम इसे महास्तूप के नाम से भी जानते हैं। स्तूप कैसा होता था? देखिएगा स्तूप में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। ये एक गुंबद हुआ करता था जिसको मूल स्तूप कहते हैं। इसके अंदर पवित्र सामग्री रखी जाती थी दोस्तों। इसको अंड कहा जाता है, ये जो गोलाकार भाग है। इसके ऊपर ये जो जालीनुमा आप देख रहे हैं, यहाँ इस भाग को यत्री कहा गया है और इस जाली को हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर ये छत्र बना हुआ होता था दोस्तों। ये इसके चारों ओर घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ बना हुआ होता था। ये जो जालीनुमा भाग है इसे हमने मेदी कहा। और ये जो द्वार है एंट्री पॉइंट, इसको तोरण द्वार के नाम से जानते हैं। बाहरी जो जाली बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, उसे वेदिका कहते हैं। तो बाहर वाली वेदिका है, अंदर वाली मेदी है। तोरण द्वार मुख्य द्वार है और ये घूमने के लिए जो पथ बना हुआ है इसे प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। यहाँ भी है, देखो ये कई जगह हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं सारनाथ के स्तूप के विषय में। तो सारनाथ का स्तूप जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये अशोक के काल का ही है, अशोक के समय में ही इसका निर्माण हुआ। इसका प्राचीन नाम सारनाथ की बात करें तो श्रीपतन मृगदाय हुआ करता था। इसका उत्खनन जो हुआ 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया था। प्रथम उत्खननकर्ता इसके कनिंघम को मानते हैं। ये है दोस्तों सारनाथ का स्तूप, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं तक्षशिला के स्तूप की। ये देखिएगा दोस्तों, ये तक्षशिला का स्तूप, अभी तो क्या हालत है इसकी। रावलपिंडी पाकिस्तान में है। ये मूलतः अशोक के काल का ही। इसका जीर्णोद्धार कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं गुहा विहार के विषय में। स्तंभ को हमने पढ़ लिया, स्तंभ के बाद में हम गुहा विहार के विषय में बात करते हैं। गुहा विहार यानी पत्थरों को काट करके, चट्टानों को काट करके जो पहाड़ हुआ करते थे उनके अंदर गुफा का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो अशोक और उनका एक पुत्र था दशरथ, उनके समय में बाराबर और नागार्जुन की जो पहाड़ियां हैं उनको काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए आवास बनाए गए थे। इनके छतों और दीवारों पर देखिए चमकीली पॉलिश भी की गई है। तो देखिए किसके लिए बनाई गई? आजीवक संप्रदाय के लिए। अशोक और उनके पुत्र दशरथ के समय ये बनी थी दोस्तों। बाराबर पर्वतमाला अशोक के समय, खलती खारवेल काल में गोरथगिरी और अवंती वर्मा मोखरी के काल में प्रवणगिरी के नाम से जानी जाती थी। ये नाम है दोस्तों। ये जो बाराबर पर्वतमाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में देखिए आवास बनाए गए थे आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए, जो गुहा विहार के नाम से जाने जाते हैं। तो अशोक के समय इनको खलती कहते थे, खारवेल काल में इन्हें गोरथगिरी कहा गया और अवंती वर्मा मोखरी के काल में इसे प्रवरगिरी के नाम से जाना जाता था।
अशोक के समय बाराबर की पहाड़ी की गुफा में जो गुफा बनी, सुदामा की गुफा और कर्ण की चौपड़, इसको चौपड़ कहते हैं, ये गुफाएं जो हैं इनके समय की प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछा जाए सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ किसके समय की है, तो अशोक के समय की है, बाराबर की पहाड़ियों में है। दशरथ ने, जो अशोक का पुत्र था, इसने लोमस ऋषि की गुफा बनाई जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्हीं के अनुकरण पर नागार्जुन पहाड़ियों में गोपी की गुफा भी बनी हुई है। ये सुरंग के आकार की है, इसके दोनों सिरों पर गोल मंडप बने हुए हैं। वस्तुतः ये गुहागृह उस समय के कलाकारों के परिश्रम, साधना, लगन और कला प्रेम के परिचायक है। गुफाओं को संस्कृत में लयनम और प्राकृत में लेन कहा गया है। ये देखिएगा जो हमारी है लोमस ऋषि की गुफा है, कौन सी है, लोमस ऋषि की गुफा, ठीक है ना। जैसा हम कल्पना करते हैं ना गुफा होगी, इसके अंदर भी बहुत सारे अलंकरण हुआ करते थे। इस प्रकार से इधर और इधर देखिएगा ग्रह बना हुआ करता था, जिसमें आप वो प्रार्थना भी कर सकते थे और रह भी सकते थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें शिलालेखों के विषय में, तो मौर्य सम्राट अशोक, अभी हमने देखा शिलालेखों के लिए विशेषता जाने जाते हैं। अशोक ने अपनी राजाज्ञा, जो भी राजा के द्वारा आदेश निकलते थे, घोषणाएं थी, उपदेश थे, सूचनाएं थी, धार्मिक और नैतिक सिद्धांत थे, धर्म विजय थे, इन सबको सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे शिलालेख लगवाए। उनके कुछ शिलालेख जनसाधारण के लिए राजपथ के किनारे चट्टानों पर खुदवाए। शिलालेख उसके साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में भी लगाए गए। शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करें कि शिलालेख क्या थे। तो अशोक अपने जो भी आदेश हुआ करते थे, जो भी आज्ञा थे, जो भी सिद्धांत थे, उनको पत्थर पर गुदवा करके वो सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए लगवा देता था। तो ये इसने कहाँ लगवाए, राजपथ यानी हाईवे कह सकते हैं एक तरह का, उसके किनारे चट्टानों पर खुदवा दिए। और साम्राज्य के जो सीमावर्ती प्रदेश है, कोई अंदर आए तो उसको पढ़ ले इसलिए लगवा दिए गए। इनकी जो भाषा है वो प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। जैसे हमारी अभी देवनागरी लिपि है दोस्तों। ये शिलालेख ऐसे नहीं थे किसी पत्थर पे सीधा लिख दिया, बड़े ही कलापूर्ण ढंग से लिखे जाते थे, स्पष्ट अक्षरों में और लिपि में उत्कीर्ण किए जाते थे। मौर्य काल के इतिहास में ये अपना एक विशेष स्थान रखते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला भी मौर्य काल में उन्नत हो चुकी थी। मौर्य काल, ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया था। मौर्य काल की मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बेस नगर की स्त्री की मूर्ति और पटना के दीदारगंज से मिली मूर्तियां, रामपुरवा के स्तंभ के शीर्ष भाग के सांड की मूर्ति में भी सजीवता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। हमें याद क्या करना है यहाँ पे, परखम से क्या मिली है, यक्ष की मूर्ति, बेसनगर से स्त्री की मूर्ति मिली है, दीदारगंज से भी हमें मूर्तियाँ मिली हैं, रामपुरवा के स्तंभ के शीर्ष भाग पे सांड की मूर्ति है। ये सारे बहुत ही प्रभावशाली हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आरएस में पूछा था अभी प्री के अंदर। जॉन मार्शल जो हैं वो इस समय की मूर्ति कला के बारे में कहते हैं कि वह अनुपम है। प्राचीन संसार में उस जैसी प्रभावशाली कोई मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। लोहिनीपुर की 2 जैन दिगंबर की मूर्तियां, सारनाथ से प्राप्त 2 पुरुष मूर्तियों के मस्तिष्क विशेष कलात्मक और उल्लेखनीय है। यानी लोहिनीपुर से हमें क्या मिली है, 2 जैन दिगंबरों की मूर्तियां मिली हैं और सारनाथ से हमें 2 पुरुष की मूर्तियां मिली हैं। या यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारनाथ स्तंभ की अगर हम बात करें और 4 शेरों की मूर्ति को देखें तो स्मिथ ने इन मूर्तियों के लिए कहा कि इतनी प्राचीन और इतनी सुंदर पशुओं की मूर्तियां किसी भी देश में पाना दुर्लभ है। यानी अपने आप में ये बहुत ही शानदार मूर्तियां थी दोस्तों। ये मूर्तियां महाकाय हैं, इनमें मांसपेशियां देख सकते हैं आप, इनकी बलिष्ठता, दृढ़ता, तो इसमें एक जीवंत रूप जो है यहाँ पर हमें इन मूर्तियों में देखने को मिलता है। भावों का भी इसमें बड़ा सुंदर अंकन आपको देखने को मिलेगा। सारनाथ के शेरों की मूर्तियाँ, रामपुरा के शीर्ष के सांडों की मूर्तियाँ में सजीवता है और स्वाभाविकता है, ये भी हम अपनी बात कर चुके हैं। और इन मूर्तियों की सजीवता, सुंदरता और अलंकरण को देखिए तभी हमें ये पता लगता है, आभास होता है कि मौर्य काल में मूर्ति कला का खूब विकास हुआ था दोस्तों। फिर हम बात करें नाट्य कला का, तो नाट्य मौर्य युग में लोगों के आमोद प्रमोद के साधन भी उपलब्ध थे, मनोरंजन भी हुआ करता था। विभिन्न प्रकार के उत्सव होते, समारोह होते। इनके अलावा लोग अभिनय और नाटक में भी रुचि रखा करते थे। संस्कृत के महाकवि भास के नाटकों और अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रेक्षागृहों, नाट्यगृहों से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में रंगशाला और नाट्यगृहों का निर्माण हो चुका था, अभिनय कला का विकास हो चुका था। अब देखिएगा ये क्या कहना चाहते हैं हम कि
मौर्य काल में आमोद प्रमोद के साधन थे, मनोरंजन के साधन थे, इसलिए वहाँ पर उत्सव भी होते थे और अभिनय नाटक के भी सारे प्रोग्राम उस समय उपस्थित थे। भास के नाटक और अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय स्टेज रंगशाला यानी नाट्यशाला का निर्माण हो चुका था और अभिनय कला आ चुकी थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों को काट कर बनाए हुए गए गुहागृहों में भी प्रेक्षागृहों के नमूने हमें देखने को मिले हैं। फिर हम बात करते हैं चित्रकला के विषय में। तो मौर्य काल में चित्रकला के क्षेत्र में प्रगति खूब हुई। बौद्ध शैली के चित्रों की रचना मौर्य युग में प्रारंभ हो चुकी थी। बौद्ध शैली जो है वो असल में इसी समय प्रारंभ होती है। दोस्तों, ये मौर्य कला की उत्कृष्ट नमूना आपने कह सकते हैं, लेकिन इनका जो विकास हुआ वो जनता की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि राजशाही मानते हैं अपने, इसलिए यह भारतीय कला के विकास में कोई स्थायी स्थान नहीं बना सकी। मौर्यकालीन कृतियों की अगर हम बात करें तो एक शिष्ट कला के हमें दर्शन होते हैं, जिसके फलस्वरूप देश में सांस्कृतिक विकास संभव हुआ था। मौर्यकालीन जो चित्रकला है उसमें एक जो दर्शन हमें मिलता है उसी के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि देश में सांस्कृतिक विकास होना शुरू हुआ। मौर्य काल को भारतीय कला के विकास का जन्मदाता भी कहा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है हमारी। फिर मौर्यकालीन साहित्य की अगर हम बात करें, मुख्य साहित्य उस समय का देख लें तो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो किताब है अर्थशास्त्र जो साहित्य है ये राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है, इकोनॉमी की नहीं है। इसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक है और उसकी भाषा संस्कृत है। छठा अधिकरण जो है इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, यानी एक राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दंड, मित्र और दुर्ग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त। इसमें मौर्य वंश का इतिहास आपको मिलेगा। राजतरंगिणी कलहन की लिखी पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास है और इसी से हमें पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया था झेलम के किनारे। अशोक के पुत्र जालोक को कश्मीर का राजा इसमें बताया गया है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र जैन धर्म है, इसमें भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, व्रत कथा गुणाढ़े की है, परिशिष्ट पर्वत हेमचंद्र की है जो जैन धर्म से संबंधित है। दिव्यावदान ये बहुत आती है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। अशोक द्वारा नेपाल में देवपाटन नगर बसाने का, ललित पाटन बसाने का जो उल्लेख है वो हमें दिव्यावदान से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इंडिका आप जानते हैं मेगास्थनीज की है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा भेजे गए थे, उसके राजदूत थे। मेगास्थनीज ने गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी बताया था। मेगास्थनीज ने उस समय भारत में 7 जातियां बताई, इनमें से किसान सबसे बड़ी और मंत्री सबसे छोटी जाति हुआ करती थी। मेगास्थनीज ने भारत में इस बात से इनकार किया कि कोई दास प्रथा यहाँ हुआ करती थी। हाँ, लेकिन भारत में दास प्रथा थी। मेगास्थनीज ने हालांकि इनकार किया, लेकिन भारत में दास प्रथा थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का भी उल्लेख किया है, जिस नगर की विशालता की हमने बात की थी, सुंदरता की बात की थी। और मेगास्थनीज ने इस शहर का जो नाम रखा था वो रखा था पोलिब्रोथा। इसके अलावा कंग्यूर तंग्यूर लामा तारानाथ की है, हिस्टोरिका हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। भूगोल स्ट्रेबो की पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। सिकंदर की जीवनी आनेस क्रिटिस के द्वारा लिखी गई थी। दीपवंश, महावंश, सिंहली बौद्ध ग्रंथ है, इसमें श्रीलंका के तत्कालीन शासक तिस के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक द्वारा महेंद्रपुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, इसकी जानकारी भी हमें दीपवंश या महावंश से प्राप्त होती है। दोस्तों, महेंद्र द्वारा श्रीलंका के अनुराधापुर में बोधि वृक्ष का आरोपण किया गया था, इसका उल्लेख भी हमें यहाँ से मिलता है। इन्हीं ग्रंथों से न्यायग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। कथा वस्तु मोगलीपुत्र तिस के विषय में बताती है। कथा सरित सागर सोमदेव की है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अंतिम रूप से अशोक के शिलालेखों के विषय में, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अशोक के शिलालेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक के समय में ही हुआ। अशोक के शिलालेखों की खोज की अगर हम बात करें 1750 में टी फेंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है।
परंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता है वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। अब हम देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन से हैं और उनमें क्या क्या बताया गया है। प्रथम शिलालेख की बात करें तो इसे अपने गिरनार संस्करण भी कहते हैं। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, याद रखिएगा पहली बात। दूसरी बात, इसे निषेध भी किया गया है। ऐसे समाज जिनमें पशुवध होता है उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी एक तरह से पशु बलि की निंदा की और पशु का जो वध हुआ करता था उसका निषेध कर दिया और ये कहा जिस समाज में होगा उस समाज पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। खुद कहा कि राजकीय पाकशाला में अब एक हिरण और 2 ही मोर मारे जाते हैं, जो आगे जाकर के ये भी समाप्त कर दिए जाएंगे दोस्तों। और इसी में अशोक ने कहा था कि मैंने अपने सीमांत शक्तियों और पड़ोसी राज्यों में भी मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है, यानी जानवरों के प्रति इतने सचेत थे। दूसरे शिलालेख के अंदर, ये दूसरे शिलालेख की बात है दोस्तों। तीसरे शिलालेख की बात करें तो इसमें रज्जुक युक्त प्रादेशिक का उल्लेख हमें मिलता है। ये कर्मचारी हुआ करते थे। 12वें वर्ष में अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि वे हर 5 वर्ष बाद दौरे पर जाएंगे और इनमें से कुछ धार्मिक जो नियम है इनका उल्लेख भी तीसरे में किया गया। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि रज्जुक युक्त और प्रादेशिक जो पद थे इनका उल्लेख इसमें किया गया है और 12वें वर्ष के अंदर अधिकारियों को ये आदेश दिया गया था कि वो 5 वर्ष बाद दौरे पर जाएंगे। चौथा शिलालेख है, इसमें भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की बात होती है। धर्मानुशासन ही अच्छा काम है जिसके लिए मनुष्य को शीलवान होना आवश्यक है, ये कहा गया था। इसमें धम्म घोष की बात की है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिख रहा हूँ। 5वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक कहते हैं कि मैंने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में है और कब किया था उन्होंने? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के अंदर। छठे शिलालेख की बात करें, 5 हो गए हैं हमारे। छठे शिलालेख की अगर हम बात करें तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द हमें याद रखना है। इसमें अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दे, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई काम नहीं है। 7वें शिलालेख की बात करें, इसमें अशोक तीर्थ यात्राओं का वर्णन करते हैं, जो उन्होंने तीर्थ यात्राएं की थी। सब जगह सब संप्रदाय के मनुष्य निवास करें क्योंकि ये सब संयम और आत्मशुद्धि चाहते हैं। 8वां शिलालेख क्या कहता है? इसमें अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन है। देखिएगा 7वें में तीर्थ यात्राओं का वर्णन है और 8वें के अंदर धर्म यात्राओं का यानी धम्म यात्राओं का वर्णन है, जो उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी दोस्तों। सबसे पहले वो बोध गया गए और अशोक ने कुल 256 रातें अपनी धर्म यात्रा के दौरान बिताई थी दोस्तों। 9वां शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। दासों और सेवकों से शिष्ट व्यवहार करें। श्रमण जो हैं गुरुजन हैं और उन ब्राह्मणों का भी सम्मान हमें करना चाहिए। 10वां शिलालेख जो है वो आदेश देता है कि राजा और उच्चाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे। इसमें यश और कीर्ति की भी निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है दोस्तों। 11वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है और धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। 12वें शिलालेख की बात करें तो इसमें स्त्री महामात्रों और व्रज भूमिकों की नियुक्ति का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसमें अशोक की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सभी संप्रदायों के सम्मान की बात कही गई है। तो धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? 12वें शिलालेख से। 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13वां शिलालेख की अगर हम बात करें तो इसमें कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और कलिंग युद्ध के नरसार को देख के ही इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। इसमें धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है युद्ध विजय के स्थान पर। इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है और इसी में 8वीं जनजातियों को इसने धमकी दी कि या तो धम्म का मार्ग चुन लो अन्यथा आपका लिए परिणाम बहुत ही बुरा होगा। 14वें शिलालेख की अगर हम बात करें तो इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है और इसने कहा कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मैंने बहुत से लेख लिखवाए हैं, आगे भी लिखवाऊंगा, हो सकता है कि इन लेखाओं में कुछ त्रुटि रह गई हो। ऐसा 14वें शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो 13वां भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
अभिलेखों से संबंधित अगर हम अपने मुख्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो अशोक के 2 अभिलेख मानसेरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में देखने को मिलेंगे। लघुमान और तक्षशिला अभिलेख जो है वो आरमाइक लिपि में है। शरकुना व कंधार अभिलेख द्विभाषिक लिपि दो भाषाओं में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है आम जन की भाषा प्राकृत थी, ये याद रखना है हमें। अशोक के अभिलेखों में उसके शासनकाल के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। एरगुडी अभिलेख में लिपि का प्रयोग दाएं से बाएं किया गया है, बाकी बाएं से दाएं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने अशोक को भी देखा और मौर्य काल की सारी कला और संस्कृति के योगदान को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के विषय में। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। हाँ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कुछ कमी हो कुछ सुधार हो तो अपने ज़रूर करेंगे। क्लासेस आपके लिए हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ से चैनल पर मिलेंगे और पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम्हें बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।